बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 14 के रिमेनिंग शार्ट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 14 के फर्स्ट हाफ के शार्ट क्वेश्चंस पढ़ लिए थे 14.1 से लेके 14.8 तक। अब इसके सेकंड हाफ के शार्ट क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर मोस्टली जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल या लूप भी आप जिसको बोल सकते हैं, तो उससे जो हमारे पास फार्मूला आया था टा इज इक्वल टू आई ए बी कॉज अल्फ़ा, तो मेनली हमने इसी को लेके चलना है। और जो अल्फ़ा है जिसको हम थीटा भी बोल देते हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा कि आपके पास अल्फ़ा यानी कि एंगल क्या बन रहा है। और बाकी टा ये टार्क है, आई करंट, ए प्लेन ऑफ लूप, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 14.9 शार्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये पॉसिबल है कि आप करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट करें सच दैट द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, कि वो जो लूप है वो रोटेट ना करें। तो थोड़ा सा आपके जहन के अंदर जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉयल, वो आपके जहन के अंदर होना था। वहाँ पर हमने एक कॉयल यूज़ की थी, तो वो वाला क्वेश्चन आपके जहन के अंदर होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं। तो यस इट इज़ पॉसिबल। वहाँ फार्मूला हमने पढ़ा था टार्क का, टार्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज़ टा इज इक्वल टू आई ए बी कॉस अल्फ़ा। तो अब यहाँ पर अगर आप इस फिक को देखें तो ये एरो से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को शो कराया, और ये क्या है, प्लेन ऑफ लूप है। ये प्लेन ऑफ लूप है, तो ये इसको आप इस तरह से इमेजिन कर लें कि आप क्लासरूम के अंदर मौजूद है और आपके सामने दीवार पे वाइट बोर्ड लगा हुआ है, और वो जो वाइट बोर्ड है वो प्लेन ऑफ लूप का काम कर रहा है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपसे वाइट बोर्ड की तरफ जा रही है। तो दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो सिंपली क्या करना है आपने, यहाँ पर जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। वो किसके बराबर होती है, 0 के। तो जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो सारा कुछ आपके पास क्या हो जाएगा, 0। तो टार्क हमारे पास क्या आ गया जी, 0 आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ 14.10। हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। कि आप किस तरह से करंट लूप को यूज़ करते हुए किसी भी एरिया के अंदर, किसी स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को जान सकते हैं। तो सिंपली अगेन हम वही फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं, टा इज इक्वल टू आई ए बी कॉस अल्फ़ा। अब ये जो हमने लास्ट शार्ट क्वेश्चन पढ़ा है, एक तो चीज़ आपको इस चीज़ से क्लियर होनी चाहिए कि जब प्लेन ऑफ लूप और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, उस सूरत में टार्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, आपके पास 90 के अलावा आप प्लेन ऑफ लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो अगर तो वो डिफ्लेक्शन आती है उस रीजन के अंदर, उस खास रीजन के अंदर डिफ्लेक्शन आती है, तो फिर तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। तो अगर नहीं आती तो इट मीन्स वहाँ पर पॉसिबल है कि 90 का एंगल बन रहा हो उस सूरत। तो उस सूरत अभी हमने पढ़ा है कि टार्क क्या आएगा, ये 0 आएगा। तो अगर वो डिफ्लेक्शन आ रही है तो फिर समथिंग एल्स आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आती है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं शार्ट क्वेश्चन नंबर 14.11 की। हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। या इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा, हमने जो डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, इस तरह से था आपके पास कुछ। यहाँ पर हम शो करवाते हैं, ये जी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने जी क्रॉस से शो करवाया हुआ, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, ये जी सारा मैग्नेटिक फील्ड है। और मज़ीद हमने यहाँ पर क्या जिक्र किया था कि जैसे ही कोई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगी इसके अंदर, ये सपोज आ रही हैं वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब वो इसके अंदर आएंगे तो ये इसको मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट करता है, और कुछ इस तरह से पाथ इसका बनता है, सर्कुलर पाथ। और जबकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है, इन टू द पेज। तो ये इस तरह से क्या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट होती है और ये सर्कुलर पाथ बनता है। तो इसके अंदर भी हमने इसी फिनोमेना को लेके चलना है। तो जब आप आयंस ऑफ एलिमेंट लेंगे, जब वो इस सपोज करते हैं आयंस ऑफ एलिमेंट वो आ रहे हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए, और ये मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने क्रॉस से शो करवाया है ये इन टू द पेज है।
तो इनटू द पेज है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर ये आइंस ऑफ एलिमेंट आएंगे तो ये क्या करेगा, इनको डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट करेगा तो वो फिर सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट रेडियस बनेगा उसका। जिस तरह एक के लिए सपोज ये हो, दूसरे के लिए कुछ इस तरह का ये रेडियस बन जाए, किसी का स्मॉल रेडियस होगा, किसी का लार्ज रेडियस होगा, तो हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट बनेगा। तो इस तरह की सिचुएशन आपके पास बनेगी। तो इस चीज़ को देखते हैं। फॉर दिस आइंस ऑफ एन एलिमेंट आर पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह ये हमारे पास इनटू द पेज अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आइंस मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ डिफरेंट रेडियाई। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हम देखेंगे भी आगे चल के, इसको प्रूव भी करेंगे। वो डिफरेंट रेडियाई, जितना मास ज़्यादा होगा उतना रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है, और जितना मास कम होगा उतना ही रेडियस कम होगा। तो ये एलिमेंट्स के मास पर डिपेंड कर रहा होगा। डिफरेंट रेडियाई टू देयर डिफरेंट मासेस। अब यहाँ पर ये देखें, ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। आपने पढ़ा होगा, जिसको ओपन करने पे आता है हमारे पास F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू बी वी बी। अब ये जो एलिमेंट है ये सर्कल की फॉर्म में मूव करते हैं। जब ये सर्कल की फॉर्म में मूव करते हैं तो इट मीन्स वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। जब सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किसने, मैग्नेटिक फोर्स ने। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर, और ये किसका फार्मूला होता है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इस स्केयर के साथ ये वाला वी घट जाएगा, बाकी क्या बचा जी, क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर, और यहाँ से हम आर को सेपरेट कर लेते हैं। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी आ जाएगा। अगर हम एक एलिमेंट लें, तो जब एक एलिमेंट लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसका मास भी फिक्स होगा, क्यू भी फिक्स होगा, बी भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो बाकी जो यहाँ पर उसका v जो है वेलोसिटी, वो भी क्या होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी, मींस क्यू भी और b भी जो है ये सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और बाकी जो बचता है m, तो इसी चीज़ को हम इक्वल की अलामत ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत लगा सकते हैं। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि रेडियस इज़ प्रोपोर्शनल टू m, और ये रिजल्ट हमें क्या बता रहा है, जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि r इज़ प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि रेडियस प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, मास के। जितना मास ज़्यादा होगा एलिमेंट का, उसका उतना रेडियस ज़्यादा होगा। और यहाँ पर हम आइसोटोप्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, तो हर के लिए वो डिफरेंट होगा। तो जितना रेडियस ज़्यादा है उतना, जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही रेडियस भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14.12। What should be the orientation of a current carrying coil in a magnetic field so that torque acting upon the coil is maximum and minimum? वो कह रहा है कि ओरिएंटेशन करंट कॉइल की क्या होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कि टार्क जो है वो कॉइल पर जो एक्ट कर रहा है वो मैक्सिमम हो, या किस सूरत में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और किस सूरत में मिनिमम होगा। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि वो जो क्वेश्चन है टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल, वो आपके जहन के अंदर होना चाहिए, उसकी फिग आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। उसी को हम यूज़ करते हुए आगे मूव करेंगे। और ये फार्मूला जो है इसमें अल्फ़ा का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। सिंपली है, कॉज की वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए। जब अल्फ़ा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो कॉज 0 क्या होता है, 1, और वो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। और जब अल्फ़ा क्या होता है 90 डिग्री, तो वो उसकी क्या होती है, वहाँ मिनिमम वैल्यू आती है, वो 0 के बराबर होता है कॉज 90। तो इसी चीज़ को फिर व्हेन प्लेन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज हेल्ड पैरेलल टू फील्ड, ठीक है, तो प्लेन ऑफ कॉइल और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से आपने हेल्ड करने कि वो पैरेलल हों। तो उस सूरत में क्या बनेगा, अल्फ़ा 0 डिग्री। और दूसरी सिचुएशन व्हेन प्लेन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है, तो फिर उस सूरत में अल्फ़ा क्या बनेगा, 90 डिग्री। एंड देन आगे बहुत ही आसान है, 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1, आंसर आ गया, टा इज इक्वल टू NIAB। और जब अल्फ़ा cos 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। जब वो 0 होगा तो सारा आंसर ही हमारे पास क्या आ जाएगा, टार किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और टार का सेकंड नेम रोटेशन होता है, तो इस सूरत में क्या होगी, रोटेशन होगी, और इस सूरत में रोटेशन नहीं होगी, क्योंकि इस सूरत में टार्क हमारे पास है और इस सूरत में टार्क नहीं है।
उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14.13। अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट with its plane parallel to the pole faces. What happens if a direct current is put through the coil? What happens if an alternating current is used instead? तो वो कह रहा है जी, एक लूप ऑफ वायर है जिसको आपने लटकाया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ किसके दरमियान, बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, एक आपके पास नॉर्थ होगा साइड होगी और दूसरी क्या होगी, साउथ होगी, और उन दोनों के दरमियान आपने क्या किया, लूप ऑफ वायर को सस्पेंड किया हुआ है विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द पोल फेसेस। उसके प्लेन क्या है, पैरेलल है किसके, पोल फेसेस के। व्हाट हैपन्स इफ अ डायरेक्ट करंट इज पुट थ्रू द कॉइल एंड व्हाट हैपन्स इफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इंस्टेड। अब डायरेक्ट करंट डीसी यूज़ करें तो फिर क्या होगा, एसी यूज़ करें तो फिर क्या होगा। तो इन दोनों केसेस के अंदर क्या होगा कि जी लूप विल नॉट रोटेट। लूप जो है जो उन दोनों के दरमियान लटकाया हुआ नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान, वो रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि प्लेन ऑफ लूप और जो मैग्नेटिक फील्ड हैं वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। सो टॉर्क इज़ ज़ीरो, परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स अल्फ़ा क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके पास आंसर की फिर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 90 है, फार्मूला आपको मालूम है। बाकी n जो है वो हम 1 पुट कर देंगे 1 लूप के लिए, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14.14। वाई रेजिस्टेंस ऑफ एन एम मीटर शुड बी वेरी लो, के रेजिस्टेंस जो है एम मीटर की वो लो क्यों होनी चाहिए। बहुत ही आसान है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसका जो सर्किट है वो आपके जहन के अंदर आपको याद होना चाहिए, आपके जहन के अंदर होना चाहिए कि ये इसका कुछ हमने किस तरह से गलवानोमीटर से एम मीटर बनाया था। ठीक है, गलवानोमीटर से हम करंट डिटेक्ट करते हैं, इससे हम करंट मेजर करते हैं, मालूम करते हैं कितना। और ये जो रेजिस्टेंस थी ये क्या है, ये लो रेजिस्टेंस है जिसको हमने शंट रेजिस्टेंस बोला था। और इन दोनों का कम्बिनेशन क्या है जी, ये पैरेलल है। तो मैंने आपको कहा था आपने याद रखना है कि जब भी इसको किसी सर्किट में लगाते हैं, जब बनाते हैं तो फिर उस वक़्त ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या करते हैं, ये पैरेलल लगाते हैं। लेकिन जब हम एम मीटर को किसी सर्किट में लगाते हैं तो वो सीरीज़ में लगाया जाता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई रेजिस्टेंस ऑफ एन एम मीटर शुड बी वेरी लो, के रेजिस्टेंस एम मीटर की वो लो क्यों होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर आप देख सके यहाँ पर हमने एक बल्ब अटैच किया जिसको हम लोड कहते हैं। ठीक है, तो लोड अटैच किया, अगर इसकी रेजिस्टेंस क्या है, लो नहीं होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें करंट की करेक्ट वैल्यू मालूम करने में मुश्किलात आएंगी कि एक्यूरेटली करंट कितना पास हो रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी तो फिर आपके पास जो रीडिंग्स हैं वो एक्यूरेट नहीं आएंगी। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं कि ये जो एम मीटर है उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बहुत कम रखी जाती है, ताकि आप जो चेक कर रहे हैं करंट कितना गुजर रहा है उसकी एक्यूरेट वैल्यूज़ आपके पास आ सके। जब अगर लो नहीं यूज़ करते, हाई यूज़ करते हैं तो ज़्यादा लॉसेज होंगे, फिर एक्यूरेट वैल्यूज़ आपके पास नहीं आएंगी। तो फिर अब आपने याद रखना है कि जब एम मीटर बनाते हैं तो गलवानोमीटर के साथ इसको क्या करते हैं, ये लो रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाते हैं। और जब एम मीटर को किसी सर्किट में यूज़ करना हो तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, सीरीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद है जी लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन 14.15। वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, के वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो हाई क्यों होनी चाहिए। तो इसके अंदर ये सर्किट में हमने लगाया हुआ जी वोल्ट मीटर, इसको हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले जो हमने किस तरह से बनाया था गलवानोमीटर से वोल्ट मीटर, उसको देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया था, एक हाई रेजिस्टेंस लगाई थी। ठीक है, अब ये इसके साथ क्या थी, सीरीज़ के अंदर। लेकिन जब हमने किसी भी सर्किट में वोल्ट मीटर लगाना है तो वो हमेशा हम क्या करते हैं, पैरेलल लगाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, वाई द वोल्ट मीटर शुड हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, कि वोल्ट मीटर की हाई रेजिस्टेंस क्यों होनी चाहिए। अब सिंपल सी बात है, जब करंट आपके पास आया तो अगर तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट तो इस तरफ भी फ्लो करेगा। अब हम क्या चाहते हैं कि ये करंट इस तरफ फ्लो ना करे, मैक्सिमम करंट क्या है इसमें से गुजरे,
तो जब इसमें से गुजरेगा तो फिर क्या उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है कि इस तरफ रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम करंट इसमें से गुजर सके और आप जो भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकें। तो यही रीज़न है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, वो हाई होती है। तो इन डायग्राम्स को आपने जहन में रखना है और ये एंट्री टेस्ट और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बड़ी इम्पॉर्टेंट ये फ़िक्रें हैं कि जी गलवानोमीटर के साथ इसको कैसे अटैच किया जाता है, जबकि सर्किट में इसको कैसे अटैच किया जाता है, वो चाहे वोल्ट मीटर हो चाहे एम मीटर हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने लाजमन ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। शुक्रिया।